राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के ऐसे ही रहस्यमय किले की है, जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, किसी को पता नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अखिलेश और द पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है भानगढ़ की, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। जब भी भारत के सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 83 किलोमीटर की दूर राजस्थान के अलवर जिले की तीन तरफ से वीरान अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला बना हुआ है, जिसका नाम है भानगढ़। पहली नज़र में यह किला एक शानदार वास्तुकला का नमूना लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी सीमाओं के नज़दीक पहुंचते हैं, आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। हवा अचानक भारी हो जाती है और फिर आपकी नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है जो लोहे के गेट पर लगा है। यह कोई आम चेतावनी नहीं, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप एएसआई कहते हैं। सरकारी दस्तावेज और इस दस्तावेज पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस सीमा में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। पूरी दुनिया में हजारों ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन सिर्फ भानगढ़ ही इकलौती ऐसी जगह है जहां सरकार खुद यह मानती है कि रात में यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। क्या यह सिर्फ जंगली जानवरों का डर है, या फिर एएसआई के अधिकारी भी वो मानते हैं? वो सच जानते हैं जो आम जनता को भी खुलकर नहीं बता सकते। स्थानीय लोग कहते हैं कि भानगढ़ में रात को हवा नहीं चलती है रूह। जो रात को रुका वो या तो सुबह नहीं मिला, और जो मिला पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि भानगढ़ के इस डर को समझने के लिए आपको पहले उसकी खूबसूरती को समझना पड़ेगा, जिसे इस डर ने निगल लिया। साल था 1573। मुगल बादशाह अकबर का जमाना था। आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस शहर की नींव रखी थी। माधव सिंह, जो महान मान सिंह के भाई थे, एक वीर योद्धा थे। भानगढ़ कोई साधारण किला नहीं था, अपने समय का काफी उन्नत नगर हुआ करता था। पहाड़ों की गोद में सुरक्षित यह शहर तीन तरफ से प्राकृतिक दीवारों से घिरा हुआ था। शहर के अंदर भव्य जौहरी बाजार था। सड़क के दोनों तरफ 2 मंजिला पक्की दुकानें। सड़क पर बच्चों की हंसी, नर्तकियों के पैरों के घुंघरू और मंदिर के घंटियों की आवाजें गूंजती थी। शहर किसी जन्नत जैसा दिखता था। लगभग 10,000 लोग यहाँ हंसी खुशी से रहते थे। एक ऐसा शहर जिसे कभी ना मरने के लिए बनाया गया था, लेकिन तकदीर ने इसके लिए मानो एक अलग ही कहानी लिख रखी थी। एक ऐसी कहानी जो खून, धोखे और काले जादू के स्याही से लिखी जाती है। कहते हैं भानगढ़ के विनाश की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन इसकी पहली ईंट रखी जा रही थी। किले के निर्माण से पहले राजा भगवान दास को पता चला कि यह जमीन एक सिद्ध तपस्वी की है, जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। वे यहाँ गुफाओं में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। राजा, जो खुद धर्म और साधुओं का सम्मान करते थे, वह तपस्वी के पास गए और किला बनाने की अनुमति मांगी। गुरु बालूनाथ अपनी समाधि से जगे। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। उन्होंने राजा को किला बनाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा, एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त
जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वहाँ तक पहुँच सके और मुझे छुए। इसलिए राजा भगवान दास ने गुरु बालूनाथ की बात सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ के किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखवाई कि परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। बालूनाथ के इस बात का ध्यान अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया, मगर कहते हैं जब तीसरी पीढ़ी के राजा अजब सिंह भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और भानगढ़ के किले को ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ को छू गया और उनका ध्यान भंग हो गया। सत्ता के अहंकार में राजा का वचन टूट चुका था। गुरु बालूनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूट पड़ी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सन 1783 में जो 40 अकाल आया था, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। बाद में ऐसा नहीं कि किसी ने वहां बसने की कोशिश नहीं की। कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा और कई लोगों ने वहां नए मकान बनाने की कोशिश भी की, मगर कहते हैं जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। लोगों का मानना है कि यह सब श्रापित होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। कहते हैं कि एक वक्त था जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कवियों ने उनकी तुलना चांद से की थी। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि एक अच्छी घुड़सवार और वीर योद्धा भी थी। आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते रहते थे, मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया एक वाम मार्गी तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा था तभी से उसकी बुरी नजर राजकुमारी पर थी। वह उनके ऊपर बुरी तरह फिदा हो गया था, मगर उसे पता था कि वह उन्हें सीधे तरीके से कभी पा नहीं सकता था, क्योंकि वह कहाँ जंगलों में भटकने वाला तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब बस सही मौके का फिराकने लग गया। एक दिन आखिरकार उसे यह मौका मिल गया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने निकली। वह एक इत्र की दुकान पर रुकी। उन्हें केवड़े का इत्र बहुत पसंद था। तांत्रिक भीड़ में छिपकर सब कुछ देख रहा था। जब राजकुमारी का ध्यान भटका तो उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर दूर से ही एक मंत्र फूंक दिया। यह वशीकरण का सबसे खतरनाक मंत्र था। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी वह इत्र अपनी गर्दन पर लगाएंगी, वो अपनी सुध बुध खो बैठेंगी। सम्मोहित होकर दुनिया की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई तांत्रिक के पास आएंगी और फिर वो उनके साथ जो चाहे कर सकता है। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने शीशी उठाई, लेकिन जैसे ही हाथ में लिया एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। शीशी ठंडी नहीं गर्म थी
राजकुमारी जो खुद आध्यात्मिक शक्तियों की समझ रखती थी, उन्होंने नजरें उठाई और भीड़ में छुपे उस तांत्रिक की लाल होशी आंखों को देख लिया और सब कुछ समझ गई। गुस्से से तमतमाई राजकुमारी ने इत्र नहीं लगाया, पूरी ताकत से शीशी उठाई और पास ही पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई, इत्र पत्थर पर बिखर गया और काला जादू उल्टा पड़ गया। इस मंत्र का काम था कि जिस पर इत्र गिरे वह तांत्रिक के पास खींचा चला आए। इत्र राजकुमारी पर नहीं, उस विशाल पत्थर पर गिरा। अचानक जमीन में कंपन हुआ, वो टन भर का भारी चट्टान अपनी जगह से हिला। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ती हुई चट्टान लुढ़कती हुई तेज रफ्तार से तांत्रिक की तरफ बढ़ी। तांत्रिक भागने की कोशिश करता रहा, उससे पहले चट्टान ने उसको कुचल दिया। उसकी पसलियां टूट गई, खून का फव्वारा टूट पड़ा, लेकिन वो तांत्रिक साधारण मौत नहीं मरा। अपनी आखिरी सांसों में दर्द से तड़पते हुए उसने भानगढ़ की ओर हाथ उठाया और अब अपनी बची खुची काली शक्तियों से एक श्राप दिया, जो आज 400 साल बाद भी कायम है। उसने चिल्लाते हुए कहा, रत्नावती, तूने मुझे मार दिया, लेकिन तू भी सुहागन नहीं मरेगी। आज से ठीक अगली अमावस्या तक यह पूरा शहर राख हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं बचेगा। तुम सबकी आत्माएं इसी किले में कैद रहेंगी। मेरे साथ तुम कयामत तक यहीं रहोगे। इसके साथ ही उसकी गर्दन लुढ़क गई। तांत्रिक मर गया, लेकिन उसका साया जिंदा हो गया। तांत्रिक के मौत के कुछ ही हफ्तों बाद भानगढ़ का अंत आने लगा। इतिहासकारों के अनुसार पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर एक भीषण हमला किया, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि यह हमला अस्वाभाविक था। दुश्मनों के अंदर एक अजीब सा पागलपन था। उस रात भानगढ़ के मजबूत दरवाजे टूट गए। सैनिक शहर में घुस आए। वो कत्लेआम की रात थी। तलवारों ने ना बच्चों को बख्शा, ना बूढ़ों को। महलों में आग लग चुकी थी और राजकुमारी रत्नावती को कहते हैं बचाने के लिए कई सैनिकों ने जान दी, लेकिन अंततः दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह होते होते 10,000 की आबादी वाला शहर एक विशाल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। जो कुछ लोग बच गए थे वो जान बचाकर भागे और कसम खाई कि वह कभी इस मनोज जगत पर वापस लौट कर नहीं आएंगे। श्राप सच हो चुका था, सब मारे गए थे, लेकिन सवाल क्या मौत अंत थी? स्थानीय लोगों का मानना है कि हजारों लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उनकी अकाल मृत्यु और तांत्रिक के श्राप ने उन आत्माओं को उसी किले की 4 दीवारी में बांध दिया। आज भी जब रात होती है तो वह आत्माएं अपने उस दर्द को दोहराती हैं। कई पर्यटकों ने रिपोर्ट किया कि चलते चलते उन्हें तेज इतनी खुशबू आती है जैसे कोई पास से गुजरा हो। अगले ही पल सड़े हुए मांस की बदबू। यह गंध कहाँ से आती है कोई नहीं जानता। क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या फिर केवल हमारा वहम? इस सवाल को खोजने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने अपनी जान जोखिम में डाला और इनमें सबसे प्रमुख नाम था गौरव तिवारी का। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां एक रात गुजारी, सरकारी परमिशन के साथ। उनके पास तमाम अत्याधुनिक उपकरण थे और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वह चौंकाने वाली थी। उनकी रिपोर्ट कहती थी किले के कुछ हिस्से में बिना किसी बिजली के तार या मोबाइल नेटवर्क के उनके मीटर पागलों की तरह बीप करने लगे। यह दर्शाता है कि यह एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था। जब
सुनी गई तो सन्नाटे के बीच फुसफुसाहट भी कैद थी। शाम के 6 बजने के बाद सीटियां बजने लगती हैं कि बाहर निकलो। गार्ड पर्यटकों को बाहर निकालने का इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा है, और जैसे जैसे रोशनी कम होती है वो कहते हैं कि यहाँ परछाइयाँ लंबी और डरावनी होती जाती हैं।